गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी पिछली वीडियो में हमने किया था मानव श्वसन तंत्र। मानव में श्वसन क्रिया किस प्रकार की जाती है। इस वीडियो में हम करेंगे मानव श्वसन क्रिया। मानव श्वसन क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन। दोनों में क्या अंतर है? श्वसन क्रिया के दौरान अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन दोनों चलते हैं। अंतःश्वसन जैसा कि नाम में ही है, अंतःश्वसन यानी कि ऑक्सीजन को अंदर ले जाना। श्वसन क्रिया के दौरान हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु शरीर के बाहर निकल जाती है। तो जब ऑक्सीजन युक्त वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है उस क्रिया को अंतःश्वसन कहा जाता है। और जिस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर निकलती है उसे बाह्य श्वसन का नाम दिया गया है। जब हमारे शरीर में अंतःश्वसन होता है तो हमारे फेफड़ों में और हमारे वक्षीय गुहा में क्या अंतर आता है, हम इस चीज के बारे में इस अंतर में पढ़ेंगे। जब अंतःश्वसन होता है यानी कि जब ऑक्सीजन युक्त वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारा जो वक्षीय गुहा है वो फैलकर बड़ा हो जाता है, यानी कि जो हमारा ये वक्षस्थल था। और पसलियों में संलग्न पेशियां सिकुड़ जाती हैं। जो पेशियां हमारी पसलियों के अंदर होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने के कारण क्या होगा, जो पसलियां हैं वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं। तो पसलियों के सिकुड़ने के कारण वक्षस्थल बड़ा हो जाता है, वक्ष ऊपर की ओर गति करता है। जब पसलियां सिकुड़ती हैं तो जो वक्षस्थल था वो ऊपर की ओर उठ जाता है, जिसके कारण फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है। और फेफड़ों का आकार बढ़ने से क्या होता है, उनमें वायु दाब कम हो जाता है। और वायु दाब कम हो जाने के कारण बाहर की वायु का वायु दाब अधिक था और इस कारण बाहर की वायु हमारे फेफड़ों में चली जाती है। और अंतःश्वसन के दौरान वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है, जबकि बाह्य श्वसन में क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्ट होगा। इसमें वक्षीय गुहा फैलकर बड़ी होती थी, इसमें वक्षीय गुहा अपने मूल रूप में आ जाती है। नंबर 2, यहाँ पसलियों में संलग्न जो पेशियां थी वो सिकुड़ जाती थी, जबकि बाह्य श्वसन में जो पसलियों की पेशियां थी वो शिथिल हो जाती हैं और शिथिल होकर वक्षस्थल अपने नॉर्मल आकार में आ जाता है, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है, जिसके कारण फेफड़ों का आकार कम हो जाता है। और फेफड़ों का आकार छोटा होने के कारण उसमें जो वायु थी उस वायु का वायु दाब बढ़ जाता है। और जबकि बाहर की वायु का वायु दाब कम था अंदर की वायु दाब की तुलना में, जिसके कारण अंदर वायु दाब अधिक होने के कारण अंदर की सारी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर निकल जाती है और बाह्य श्वसन के दौरान वायु शरीर से बाहर निकलती है। तो इस प्रकार अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन को हम 5 अंतर के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला अंतर है कि इसमें वक्षीय गुहा फैलती है, यहाँ पर वक्षीय गुहा अपने मूल स्थान पर आ जाती है। पसलियों में उपस्थित पेशियां सिकुड़ती हैं, जबकि यहाँ पर पेशियां शिथिल हो जाती हैं। वक्ष ऊपर व बाहर की ओर गति करता है, जबकि यहाँ वक्ष अपने मूल स्थान पर वापस आ जाता है। फेफड़ों का आकार बढ़ता है, यहाँ पर फेफड़ों का आकार कम होता है, जिनके कारण बढ़ने से वायु दाब कम हो जाता है और यहाँ पर वायु दाब बढ़ जाता है। तो इस प्रकार अंतःश्वसन और बाह्य श्वसन में अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। स्थलीय जो जीव है, जो जीव जमीन पर रहते हैं वह ऑक्सीजन वायु से प्राप्त करते हैं, जबकि जलीय जीव जो जीव जंतु जल में रहते हैं वह कौन सी ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, वह जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जलीय जीवों में श्वसन दर अधिक होती है,
यानी कि वो ज़्यादा स्पीड पर श्वसन क्रिया करते हैं, उनमें श्वसन दर अधिक होती है क्योंकि जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। तो इसी कारण जलीय जीवों के अंदर श्वसन दर अधिक होती है। अब हम अगला टॉपिक करते हैं कोशिकाएं, रक्त व कोशिकाओं के अंदर गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है। यह है फर्स्ट पार्ट। नासा द्वार से ऑक्सीजन युक्त वायु शरीर में प्रवेश करती है। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में किया था कि नासा द्वार से वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो नासा द्वार से ऑक्सीजन युक्त वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है। फिर वे ऑक्सीजन युक्त वायु श्वसन नलिका की विभिन्न नलिकाओं से होते हुए कोशिकाओं तक पहुंचती है। कोशिकाओं में उपस्थित रक्त वाहिकाओं में वह ऑक्सीजन युक्त वायु जाकर आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है। यानी कि जो ऑक्सीजन युक्त वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है, उस वायु में उपस्थित ऑक्सीजन रक्त वाहिकाओं में जाकर वह ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है लाल रंग का, उसके साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। यह हमारे ब्लड में, हमारे रुधिर के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाने का कार्य करता है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती हैं और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अब जब ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंच जाती है तो ऑक्सीजन क्या करती हैं, वह कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज के साथ मिलकर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती हैं। क्या करती हैं? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती हैं और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार वह ऊर्जा मानव के द्वारा प्रयोग कर ली जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर उत्पन्न हुई थी, यह कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा रक्त वाहिकाओं तक पहुंच जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कोशिकाओं में उत्पन्न हुई थी, वह रक्त वाहिकाओं तक पहुंच जाती हैं और रक्त वाहिकाओं में पहुंचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में मिल जाती है और रक्त में मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया नहीं करती। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में विसरित हो जाती है। इसे कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त में विसरण होना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में विसरित हो जाती है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर निकल जाती है। नासा द्वार के द्वारा वह बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। प्रवेश करने के बाद वह ऑक्सीजन आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जहां पर ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर ऑक्सीकरण करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड व ऊर्जा का निर्माण करती हैं। वह ऊर्जा मानव जन्य जीवों द्वारा प्रयोग कर ली जाती हैं और जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बचती थी वह कोशिकाओं से होती हुई रक्त वाहिकाओं तक पहुँचती हैं और रक्त वाहिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा पूरे रक्त के अंदर फैल जाती हैं और इस प्रकार वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिकाओं के अंदर जो रक्त वाहिका है और वह कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु नासा द्वार से बाहर आ जाती हैं। इस प्रकार हमारे शरीर में कोशिकाएं रक्त व कोशिकाओं के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। धन्यवाद।